फिल्म के स्टार्ट में हम याकुई नामी लड़की से मिलते हैं। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन वो लेट हो गई थी, इसलिए वो छोटे रास्ते से पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ रास्ते में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो एक गार में जाके गिरती है। जब वो गार में जाती है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पे एक ज़ख्मी फॉक्स होता है, जिसे वो अपने साथ ले जाने का फ़ैसला करती है। जब वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है तो उसे एक पत्थर पर चमकता हुआ मोती दिखाई देता है, जिसे वो अपने पास उठाकर रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो मोती उठाती है तो हवा में एक अजीब सा बदलाव आता है, लेकिन वो इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाती। फिर वो फॉक्स को अपने बैग में डालकर ऊपर चढ़ने लगती है। वो फॉक्स को लेकर बाहर आ जाती है, फिर अपनी दोस्त को कॉल करके हाइकिंग का प्लान भी कैंसिल कर देती है। फिर वो फॉक्स को एक घर के बाहर छोड़ देती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो फॉक्स को डॉक्टर के पास ले जा सके। इसलिए जब वो बंदा आकर फॉक्स को अंदर ले जाता है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर फॉक्स को एक केज में रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही फॉक्स को होश आ जाता है और वो इंसान के रूप में आ जाता है। उसके बाद वो छिपकर घर से बाहर चला जाता है और किसी की तलाश में लग जाता है। फिर दूसरी तरफ याकुई अपने साथ लाए हुए उस मोती का हार बनाकर गले में पहन लेती है। जैसे ही वो उस लॉकेट को पहनती है तो उस मोती में से एक रोशनी निकलती है, जिसे इंसान नहीं देख सकते, लेकिन सिटी में मौजूद वो सारे शैतान देख लेते हैं, जो फिर इस रोशनी की तलाश में लग जाते हैं। फॉक्स, जिसका नाम या है, वो उस रोशनी का पीछा करते करते याकुई के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर डर जाती है। या उससे वो मोती मांगता है और फिर उसे बताता है कि 1000 साल से वो मोती उस गार में है और वो उसी गार में सो रहा था। लेकिन याकुई ने उसे उस टाइम बचाया जब वो इमॉर्टल होने वाला था। उस मोती को चुराकर याकुई ने उसे बचाया। अब याकुई से अपना वो पर्ल मांग रहा था, लेकिन याकुई डर के जो ही मोती उतारने लगती है तो उसकी सांस बंद होने लगती है, जिससे या को पता चल जाता है कि याकुई अगर ये मोती उतारेगी तो वो मर सकती है, क्योंकि उस पर्ल ने उसे अपना ऑनर मान लिया है। इसलिए वो याकुई को बताता है कि इस मोती को उतारने के लिए तुम्हें मरना होगा। याकुई ये सब सुनकर उससे लड़ने लगती है और बहुत कोशिशों के बाद वहाँ से बाहर आ जाती है। वो एक बस में चढ़ती है जो बिल्कुल खाली थी, लेकिन फिर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बस का ड्राइवर गायब हो गया है। इतने में बस का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन या वहाँ पे आकर उसे बचा लेता है। वो देखता है कि बस का ड्राइवर शैतान है जो होली पर्ल के पीछे है। फिर या और शैतान की लड़ाई होने लगती है, जिससे शैतान गायब हो जाता है। फिर याकुई उससे 3 दिन का वक्त मांगती है, जो उसे दे देता है। याकुई को सेफ रखने के लिए वो उसी के साथ रहना शुरू हो जाता है। जियाओ नामी लड़की, जो एक शैतान है, वो छुपकर याकुई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसे बचा लेता है। ऐसे आखिरी दिन आ जाता है। ऐसे याकुई अपने क्रश जेम जो एक एक्टर भी है, उसे कन्फेस करने का फ़ैसला करती है। वो वहाँ जाती है जहाँ वो अपने ड्रामे की एक शूटिंग कर रहा होता है और वो उसे देखने लगती है। इतने में डायरेक्टर को एक एक्स्ट्रा लड़की की ज़रूरत पड़ती है। जाओ उस ड्रामे की एक्ट्रेस होती है। जैसे ही उसकी नज़र याकुई पे पड़ती है तो वो डायरेक्टर को बोलती है कि उस लड़की को हायर कर लो। शूटिंग के दौरान जाओ याकुई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही नज़र उसकी जाओ पर पड़ती है तो वो याकुई को छोड़कर उसके पास आता है और आकर उससे बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1000 साल पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे, लेकिन याओ एक दिन गायब हो गया और फिर उसे आज मिला है। वो याओ को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसे परेशान न करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और याकुई का वक्त भी पूरा हो जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि होली पर्ल को लेने का एक और तरीका भी है, जिसमें याकुई की जान बच सकती है। बस उन्हें 100 शैतान जमा करके होली पर्ल को देने होंगे, जिससे होली पर्ल अपना एक नया ऑनर चूज़ कर लेगा। वो याओ से 3 महीने का वक्त मांगती है, जिस पर याओ हाँ कर देता है।
जिन याकुई से मिलने आता है क्योंकि उसने ही उसे वहाँ पर बुलाया था। क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 3 महीने का ही टाइम था तो वो कन्फेस करने के बजाय उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है। उसके बाद जाओ उसे अपने साथ ले जाती है और उसे घर छोड़ देती है। रास्ते में जाओ उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के बदले में उसकी और जाओ की दोस्ती करवा दे। याकुई मान जाती है और घर के पास गाड़ी से उतर जाती है, जहाँ उसे जाओ मिल जाता है। दोनों घर आते हैं और अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन याकुई अपनी बॉडी में बदलाव महसूस करती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जाओ कुछ शैतान लेकर उसके घर आती है ताकि वो अपनी एनर्जी होली पर्ल को दे सकें। जाओ के जाने के बाद याकुई यूनिवर्सिटी चली जाती है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो कैंटीन जाकर बहुत सारा खाना खाने लगती है, लेकिन उसकी भूख ख़त्म ही नहीं होती। कैंटीन में खाना देने वाली टूशैन नामी लड़की उससे दोस्ती कर लेती है। असल में टूशैन भी एक शैतान होती है, लेकिन वो याकुई को नहीं मारती। इतने में वहाँ जिन आ जाता है और याकुई उससे बातें करने लगती है। इसके बाद याकुई टूशैन से कुछ खाना बनवाकर अपने साथ घर ले आती है। इसे गर्म करने के चक्कर में याओ सारा खाना जला देता है। याकुई उसे बाहर खाना खिलाने का फैसला करती है, लेकिन पहले उसे अपना हुलिया बदलने के लिए कहती है। याओ अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए एक मॉडर्न लड़के में बदल जाता है और फिर दोनों मॉल आ जाते हैं खाना खाने। दोनों वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं और खाना खाने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। याकुई याओ को एक फ़ोन भी गिफ्ट करती है ताकि दोनों कांटेक्ट में रह सकें, और वो उसे फ़ोन इस्तेमाल करना भी सिखाती है। अगले दिन टूशैन याकुई को अपने घर डिनर पर बुलाती है। रास्ते में चैन नामी लड़का जो अपने आप को डीमन कैशन बुलाता है, वो उसको मोहतात रहने के लिए कहता है, लेकिन याकुई उसकी बातें इग्नोर करती है और टूशैन के घर आती है। जब वो उसके घर आती है तो देखती है कि टूशैन ने एक लड़के को कैद करके रखा हुआ है जिसे वो प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार हासिल करने के लिए उसे होली पर्ल की ज़रूरत है जो वो याकुई से मांगती है। याकुई चुपके से याओ को फ़ोन कर देती है, जो उनकी बातें सुनकर फ़ौरन फ़ोन से लोकेशन ढूंढकर आ जाता है। टूशैन के हमला करने से पहले याओ उसे रोक लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन याकुई उसे रोक लेती है। टूशैन याकुई से सॉरी बोलती है और यहाँ उन्हें सच्चाई बताती है कि वो एक लड़का है जो अपने प्यार की वजह से लड़की बन के जी रहा था। घर जाने से पहले याकुई टूशैन से अपनी थोड़ी सी एनर्जी होली पर्ल को देने के लिए बोलती है और वो उसे दे देती है। उसके बाद जाओ याकुई को लेकर घर आ जाता है। चैन अचानक से याकुई के घर में घुसकर उसे अपना डीमन कैचर दिखाता है और कहता है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता, बल्कि वही लड़की देख सकती है जो उसकी वाइफ बनेगी। याकुई उस डीमन क्रैचर को बाहर फेंक देती है, जिसके बाद चैन भी घर से बाहर चला जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ टूशैन जो घर छोड़कर दूर जा रहा था, रास्ते में डेमन नामी लड़की उसका रास्ता रोक लेती है और उसको धमकी देकर याकुई से होली पर्ल लाने के लिए कहती है। याकुई फ़ौरन होली पर्ल की मदद से याओ से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी यौन उसे मार देती है, जिसका पता याओ को भी चल जाता है क्योंकि होली पर्ल में से टूशैन की एनर्जी गायब हो जाती है। याओ भी उनके साथ मौजूद होता है और वो फ़ौरन से टूशैन के मरने की खबर इन दोनों को देता है। याकुई बहुत सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन याकुई अपनी दोस्त पिंक के साथ यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ से वापसी पर एक डेमन उनका रास्ता रोक लेती है। जाओ उन्हें वहाँ आकर बचा तो लेता है, लेकिन उससे पहले उस डेमन ने पिंक की आंखों में एक जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो उस डेमन को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे पिंक को ठीक करने के लिए कहते हैं, जिस पर डेमन उन्हें बताता है कि उसकी आंखें अब सिर्फ उसका बड़ा भाई ही ठीक कर सकता है, लेकिन वो खुद उससे सालों से नहीं मिला है। याकुई और याओ डेमन के साथ मिलकर उसके बड़े भाई को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां उसके चारों भाइयों को भी ढूंढकर अपने साथ मिला लेते हैं। वो उससे ढूंढते हुए एक कैसीनो में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है
कि इस कैसीनो का ऑनर जो एक शैतान है, उसने उसके भाई को कैद किया हुआ है। बाकी भाई अपने भाई को छुड़ाने के लिए ऑनर को एक गेम के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें वो हार जाते हैं। ऐसे में वो बाकी भाइयों को भी कैद कर लेता है। या कोई पिंक के लिए परेशान होकर ऑनर को मोनोपोली के लिए चैलेंज करती है और बदले में बाकी भाइयों को आज़ाद करने की शर्त रखती है। गेम के दौरान सब एक एक होकर हारने लगते हैं और वो शैतान या कोई को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जाओ सारी गेम को तबाह कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उस शैतान पर किसी और ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। वो उसे ठीक कर देते हैं और इस तरह उन भाइयों को भी आज़ाद करवा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि उस पर किसने कब्जा किया हुआ था। भाइयों को आज़ाद करवाने के बाद वो उन्हें पिंक के पास ले आते हैं, जहाँ पर उनका बड़ा भाई पिंक की आंखें ठीक कर देता है और सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन याकुई को उसके डैड के कर्जदारों का फ़ोन आता है, जिनके पैसे उसने वापस नहीं किए थे, और वो पैसे लेने के लिए याकुई के घर आते हैं। याकुई ये सब सुनने के बाद कुछ दिन पिंक के घर रहने का फैसला करती है और याओ को बोलती है कि जब कर्जदार आए तो वो उनको बोले कि उसने घर छोड़ दिया है। याकुई के घर छोड़ने के बाद याओ को घर में बहुत अकेला महसूस होता है और वो उसे फ़ोन करके उन कर्जदारों का नंबर मांगता है। थोड़ी देर बाद वो और फ़ोन करके याकुई को घर वापस बुला लेता है और उसे कर्जदारों की फ़िक्र ना करने के लिए बोलता है। जब वो घर आती है तो देखती है कि वो कर्जदार उसका घर साफ़ कर रहे हैं और उन्हें किसी ने बहुत पीटा हुआ होता है। वो याओ के कहने पर वहाँ से चले जाते हैं और याकुई ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। अगले दिन याकुई की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर उन्हें ड्रीम्स पर लेक्चर देते हैं। लेक्चर के बाद याकुई और पिंक प्रोफेसर से मिलते हैं, लेकिन याकुई को उससे मिलने के बाद बहुत नींद आने लगती है। वो घर आने के बाद प्रोफेसर को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है। जब वो उससे मिलने आती है तो प्रोफेसर उसको गहरी नींद में सुला देता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जाओ याओ के साथ वहाँ पहुँचकर उसको बचा लेता है। लेकिन प्रोफेसर याकुई के ड्रीम में घुस जाता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है, और वहीं पर जाओ भी उसकी ड्रीम में चला जाता है और प्रोफेसर को ढूंढने लगता है। जाओ वहाँ पर देखता है कि याकुई अपने डैड के साथ खुशी खुशी खेल रही होती है और आखिर बहुत ढूंढने के बाद वो याकुई तक पहुँच जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर ड्रीम से बाहर आकर जाओ और याकुई को ड्रीम में लॉक कर देता है और बाहर आकर जाओ से लड़ने लगता है। फिर वो सबके ड्रीम से गुजरने के बाद आखिर में वो कोमा वाले पेशेंट के ड्रीम में फंस जाते हैं, जो उनके बहुत मनाने पर भी नहीं उठता। इतने में याकुई एक गाना गाने लगती है जो उससे उसके डैड सुनाया करते थे। आखिर वो इंसान कोमा से उठ जाता है। फिर याओ और याकुई वहाँ से बाहर आ जाते हैं। याओ ड्रीम से बाहर आकर प्रोफेसर से लड़ने लगता है। इतने में प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। जब प्रोफेसर को होश आता है तो वो इन्हें बताता है कि वो लोगों के अच्छे ड्रीम खाने वाला शैतान है। वो इन सब से माफ़ी भी मांगता है। फिर ये सब घर वापस आ जाते हैं। याकुई ने प्रोफेसर के ऑफिस से कुछ ख़ास लीज चुराए होते हैं, जिससे वो लोगों के ड्रीम में जा सकती है। रात को याकुई जाओ के ड्रीम में जाती है, जहाँ पर वो अपने जैसे ही नज़र आने वाली लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वो फ़ौरन बाहर आ जाती है। अगले दिन याकुई यूनिवर्सिटी में जिन को लाइब्रेरी में सोता हुआ देखती है और उसके ख्वाबों में चली जाती है। वो उसे एक जलते हुए घर के सामने खड़ा देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। इतने में जिन पीछे मुड़कर जब याकुई को देखता है तो वो भी बहुत हैरान होता है। इतने में दोनों की आंख खुल जाती है और याकुई उसे फ़ौरन बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जिन भी गहरी सोच में नज़र आता है। फिर घर में दिखाते हैं याकुई जाओ के साथ मूवी देखने बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद रोने लगती है। तब जाओ उसे टिश्यू देता है आंसू पोंछने के लिए। उसी वक्त याकुई के पास जिन की कॉल आती है, जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। याकुई बहुत तैयार होकर उससे मिलने जाती है। गाड़ी में जिन के दिमाग में सिर्फ वही सपना था,
लेकिन वो याक्यूई से कुछ नहीं कहता। दोनों साथ घूम फिर कर बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं और फिर घर वापस आ जाती है। चैन घर में घुसकर याओ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। घर के बाहर एक आदमी मिलता है जो अपने आप को डीमन पुकारता है। वो चैन को एक बीज देता है जो उसे वो जाओ को खिलाने के लिए बोलता है। इस तरह वो जाओ को पकड़ सकेगा। चैन जाओ को वो बीज खिलाने के चक्कर में एक गिलास में गिरा देता है जो याकुई के हाथ लग जाता है। वो बीज याकुई अपने पास रख लेती है। फिर वो जिन के लिए एक कपकेक बनाती है और उस बीज को उस कपकेक के ऊपर रख देती है। जाओ ये देखकर जेलस होने लगता है और जैसे ही जनकुई बाहर जाती है वो दोनों कपकेक खा लेता है। इस तरह वो बीज उसके पेट में चला जाता है और जाओ पैरालाइज हो जाता है। तब इन लोगों को पता चलता है कि जिस आदमी ने उन्हें बीज दिया था वो खुद एक डीमन है। वो घर में घुसकर इन सब पर हमला करने लगता है। जाओ भी घर में आकर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे भी उठाकर फेंक देता है। फिर वो याकुई का गला दबाने लगता है। इतने में चैन जाओ के पेट में से वो बीज निकाल देता है और फिर जाओ आकर उस शैतान को मारने लगता है। वो शैतान उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें बताने लगता है कि वो एक दरख्त पर रहता है जिसे लोग काटने वाले हैं, तो उसे वो घर बचाने के लिए होली पर्ल चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद वो तीनों उस दरख्त को बचाने की बहुत कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। आखिर में जाओ आकर उस दरख्त पर बहुत सारे फूल उगा देती है, क्योंकि काफ़ी सालों से उस दरख्त पर फूल नहीं उगे थे तो लोग उसे काटने वाले थे। लेकिन आखिर दरख्त पर फूल देखकर लोग उसे एक मिरेकल समझकर उसे काटने से मना कर देते हैं। इस तरह से वो शैतान याकुई का पीछा छोड़ देता है। अगले दिन याकुई को पता चलता है कि जिन के अंकल की डेथ हो गई है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन ने ही अपने अंकल को बिल्डिंग से गिराकर मारा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिन का असली नाम यूफी है, जिसे उसके अंकल अपने भाई का झूठा बेटा बनाकर लाए थे। उनका असली बेटा एक ट्रस्ट में काफ़ी साल पहले जलकर मर गया था। यूफी को वो आदमी धमकी दे रहा था, दुनिया को उसका सच बता देगा अगर वो उसके मुताबिक काम नहीं करेगा। इसलिए यूफी ने उसे मार दिया और अपनी असलियत के सारे कागजात लेकर जला दिए। याकुई यूफी को अपने घर बुलाती है खाने पर, जहाँ वो किचन में उसके लिए कुछ पकाने में लगी रहती है। याओ यूफी को याकुई के साथ देखकर जेलस होने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर यूफी याकुई का लैपटॉप खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में जाओ अपने रूम से बाहर आकर उसे देख लेता है। इसी के साथ द लाइफ ऑफ फॉक्स मूवी का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये जानने के लिए कि याओ ने यूफी के साथ क्या किया, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।